वेलकम है। कैसे आए हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। उम्मीद करता हूं कि साथियों क्लास शायद लाइव हो गई ही होगी। एक बार मैं देख लेता हूं दोस्तों, एक बार आप भी यस का कमेंट करके बता दीजिएगा अगर मैं आपको साथियों यानी कि आप तक पहुंच पाया हूं। तो एक बार जल्दी से साथियों आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं एक बार चेक कर लूं क्या, एक सेकंड। दोस्तों मैं आप सब तक पहुंच पाया हूं क्या? मेरे सामने तो हेलो हेलो, एक बार आप मुझे सब बताइएगा क्या मैं आप सब तक पहुंच पाया हूं। हेलो हेलो, सत्य जाना तो चाहिए यहाँ से, एक सेकंड रुकिएगा। दोस्तों अब एक बार बताइएगा क्या आप तब तक अभी मैं सही पहुंच पाया हूं, यानी कि मेरी क्लास अभी सभी तक पहुंच पाई है? अभी कुछ बफरिंग का इशू शायद आ रहा था, उम्मीद करता हूं कि अभी नहीं आना चाहिए। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा अभी सही जा रहा है क्या। ओके ओके, यानी कि आई थिंक साथियों मैं पहुंच पाया हूँ आप सभी तक। चलिए एक बार मुझे बताइएगा अभी सब तक पहुंच पाया हूं क्या। एक सेकेंड। चलिए दोस्तों एक बार बताइएगा कि आप तब तक क्या अभी मैं पहुंच पाया हूं, अभी बफरिंग वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं और फिर एक बार देखता हूं। अभी तो साथी बफरिंग नहीं आनी चाहिए। चलिए तो नमस्कार साथियों, तो स्वागतम, वेलकम, अभिनंदन है आप सबका। अभी बफरिंग नहीं आ रही है ना? एक बार अभी मेरे को बताओ, यस का कमेंट करके बता दो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो। अभी बफरिंग नहीं आ रही है, आवाज भी आप सब तक पहुंच रही होगी, अभी ठीक हो गया होगा। चलिए ओके ओके, यस का कमेंट कर दीजिएगा फटाफट से, स्पीड से। हाँ डन डन, ओके ठीक है। ओके चलिए, तो अभिनंदन, सुस्वागतम, वेलकम है साथियों। आइएगा फटाफट से शुरू कर लेते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी के मामले में साथियों थोड़ा सा इतना तो नहीं पता होता, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कुछ ग्लिच आ जाता है और वो परेशान कर देता है। चलो शुरू करते हैं। 2-3 मिनट आपकी खराब हो गई तो ये साथियों क्या है, हमारा कोर्स चल रहा है और ये कोर्स जो है मतलब ये हमारा फ्री क्लासेस का कोर्स है, विराट बैच जो चलता है यूट्यूब पर। और इसकी टाइम टेबल आपको पता होनी चाहिए। सुबह 9 बजे साथियों क्लास होती है रीजनिंग की, फिर 10 बजे साइंस की, 9 बजे शाम को मैं आता हूं जो क्लास अभी आपकी चल रही है, और 10 बजे आपके साथियों मैथ वाले सर आते हैं। तो ये क्या है साथियों, हमारा विराट बैच का फ्री यूट्यूब के लिए साथियों जो टाइमिंग है वो आपकी ये है, जो क्लासेस साथियों यूट्यूब पर चल रही है। पेड बैच भी है, और पेड बैच कहां पर है, एप्लीकेशन पर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले साथियों सीधे सीधे आते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि हमारा साथियों 2-3-4-5 मिनट का तो शायद आज समय ऐसे ही बर्बाद हो गया होगा। चलो प्रश्न क्या रहा है साथियों, फटाफट से पढ़िएगा और बताइएगा क्या ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या पूछ रहा है साथियों, कौन सा ऐसा अधिनियम है जो कि साथियों हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों
और जिम्मेदारियों को साथियों परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। थोड़ा सोचने की जरूरत होगी और थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होगी कि मैंने आपको क्या बताया था कि दोस्तों भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। लेकिन मैं जब 1857 की क्रांति बता रहा था तो मैंने आपको बताया होगा कि 1858 में क्या हुआ। 1858 के अंदर दोस्तों भारत के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी इसके व्यापार के अधिकार को, या फिर हम कह सकते व्यापार के अधिकार को, शासन के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत पर सत्यो क्राउन का शासन शुरू हो गया, मतलब ब्रिटिश संसद का शासन शुरू हो गया था। यहां से बात समझ में आ गई? बोले सर बात समझ में आ गई। अब कह रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों, ये क्या कह रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों की जिम्मेदारी को परिभाषित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि मैंने आपको एक बात बताई होगी जब मैं आपको सत्य वॉरेन हेस्टिंग्स पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? जब मैं आपको सत्य वॉरेन हेस्टिंग्स पढ़ा रहा था तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर मैंने आपको सत्य एक बात बताई होगी कि वॉरेन हेस्टिंग्स एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो कि सत्य क्या हुआ करता था, सबसे करप्ट व्यक्ति हुआ करता था, सबसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति हुआ करता था। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसी के समय पर भारत में क्या आया था, इसी के समय पर सत्य 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या काम किए गए थे? इसके तहत सबसे पहला काम तो यह किया गया था कि 1774 में भारत के अंदर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। याद है कि नहीं याद? बोले याद है। इस 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? तो मैंने आपको कहा होगा कि इस सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश जो हुआ करते थे इनका नाम सत्य एलिजार्ड एम्पे हुआ करता था। क्या था? एलिजार्ड एम्पे इनका नाम हुआ करता था। मैंने आपको यह बात सत्य बताई होगी। और क्या हुआ था सर? ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो हुआ करता था, मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था ना, ये अभी सत्य बंगाल का क्या था, बंगाल का सिर्फ और सिर्फ गवर्नर था। क्या था? बंगाल का गवर्नर था। अब इसको क्या बना दिया गया था, इसी एक्ट के तहत इसको साथियों अब गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या कर दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो मैंने आपको क्या बात बताई, मैंने ये कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ, तो 1858 के एक्ट के साथ हुआ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब मैंने बताया था कि भारत को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट भेजा गया जिसके तहत 1774 में एक क्या खुला, कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट खुला जिसका ट्रायल लेने के लिए कौन पहुंचे थे, नंद कुमार पहुंचे थे। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सत्यो भारत के अंदर जो बंगाल में गवर्नर हुआ करता था उसके पद को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। तब वॉरेन हेस्टिंग्स साथियों बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल होते हैं। तो यहां पर सत्यो जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला होगा वो सत्यो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या इसे सत्यो विनियमन अधिनियम 1773 आप कह सकते हैं। बात समझ में आई? 1858 में क्या हुआ था और 1773 में क्या हुआ था, ये सत्यो कह सकते हैं कि पहला क्या था, पहला एक रेगुलेट करने के लिए अधिनियम हुआ करता था। प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों ने इसका आंसर ए दिया था? सही सही बताना एक बार जल्दी से। सर जी ग्रुप डी देने वालों को जीके पेड बैच में परचेज करना जरूरी है क्या? ना कि यहां पर क्लास इनफ है। मैं कहता हूं दोस्तों कि जो पेड बैच होगा ना उसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रहे होंगे, जैसे टेस्ट सीरीज हो गया, नोट्स वगैरह हो गया, है ना। अभी बहुत सारे बच्चे हैंड रिटन नोट्स की डिमांड कर रहे थे, तो शायद मैं इस वाली तुम्हारी डिमांड को भी पूरा कर पाऊं कि हैंड रिटन नोट्स दे पाऊं। प्रॉपर चीजें साथियों सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए और मतलब प्रॉपर एक गाइडेंस साथियों पेड बैच के अंदर होती है, तो वो वहां पर आपको मिलती है। यूट्यूब पर क्या होता है कि साथियों आप यूट्यूब चला रहे हो, आपने मेरी क्लास खोली, नीचे किसी और की आ गई, एक रील आ गई, एक शॉर्ट्स आ गई, उसमें लग गए। पेड अगर एप्लीकेशन में गए तो फिर आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। और फिर आप सोचो साथियों ये 500-600 रुपए आपके सिलेक्शन के लिए, अगर सिलेक्शन हो रहा है ना तो 500-600 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है। सुनो क्वेश्चन कह रहा है कि एन के सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे? कौन साथियों? एन के सिंह की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि सर एन के सिंह तो ठीक है, हम इनकी तो बात कर लेंगे। अगर मैं आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ बैठूं कि दोस्तों पहला जो आपका फाइनेंस कमीशन बना था, जो पहला वित्त आयोग बना था,
उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, कौन बताएगा? कहेंगे सर केसी नियोगी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? केसी नियोगी जो थे ये सब तो इसके अध्यक्ष थे। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? पहले के केसी नियोगी हुए। कब की बात है? 1951 के समय में सब तो ये वित्त आयोग सब तो आपका बनाया गया था। अब अगर आपसे पूछे सर दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुए, तो इनका नाम सब तो के हुआ करता था, के संथनम। क्या नाम था? के संथनम था। ये दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए। अगर कहे तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के चंदा। क्या लिखेंगे? ए के चंदा सत्य तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। अगर हम कहें सर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो इस प्रश्न के अंदर ही पूछा गया, नहीं प्रश्न के अंदर पूछा गया कि आंसर क्या है। तो जो एन के सिंह हुआ करते थे, ये एन के सिंह ही सत्य 15वें वित्त आयोग के क्या हुआ करते थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। अगर पूछ ले आपसे सबसे लेटेस्ट कि वर्तमान के अंदर साथियों जो 16वां वित्त आयोग आने वाला है, इस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे सर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया जी रहने वाले हैं। कौन रहने वाले हैं? अरविंद पनगड़िया जी रहने वाले हैं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया। लेकिन एन के सिंह के बारे में पूछा गया था ग्रुप डी के अंदर, तो ये कौन से नंबर के वित्त आयोग अध्यक्ष हो जाएंगे? ये साथियों आपके 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष हो जाएंगे। इंपोर्टेंट क्या होगा? इंपोर्टेंट साथियों आपके लिए ये वाला हो जाएगा जो अब आपके लिए लेटेस्ट रहने वाला है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 15वां, 16वां, यही से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और यही से साथियों आप इसे सॉर्ट आउट कर जाएंगे। कब पूछा गया है? तो साथियों आपका 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में साथियों पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। हाँ, शिफ्ट फर्स्ट में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्तों जो ऐसे समझो, देखो पहले ये क्या है? हमारा साथियों संसद है, पार्लियामेंट है। क्या है? संसद है, पार्लियामेंट है। इस संसद के अंदर क्या होता है साथियों? आपके प्रेसिडेंट होते हैं। और क्या होता है? इसके अंदर साथियों राज्यसभा होती है और इसके अंदर साथियों क्या होती है? इसके अंदर ही आपकी लोकसभा होती है। दोस्तों आप राज्यसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन में भाग नहीं लेते, प्रत्यक्ष रूप से साथियों चुनाव निर्वाचन आप नहीं करते। लेकिन आपने यह जरूर सुना होगा किसी समय पर कि आपके क्षेत्र में साथियों लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ये तो सुना है ना कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मतलब ऐसे समझो कि आपके यहां से साथियों कोई व्यक्ति यहां पर सांसद तो होगा। सांसद एक दो लोग होते हैं आपके क्षेत्र में, एक तो होते हैं चाचा विधायक हैं हमारे, एक तो होते हैं साथियों विधायक। ध्यान से सुनना, एक तो होते हैं विधायक। साथियों विधायक का मतलब होता है राज्य से। किससे होता है? जो विधायक होंगे ना, इनका मतलब आपके राज्य से होगा। जैसे कोई बच्चा यूपी से है तो यूपी में साथियों जो विधायक होंगे ना, उनकी पावर है यूपी के कानून तक। मतलब कानून का मतलब कि यूपी के कानूनों में भागीदारी लेंगे, वो विधानमंडल में जाके बैठेंगे। अगर कोई व्यक्ति साथियों सांसद है आपके क्षेत्र का, तो वो भारत की राजनीति में सक्रियता दिखा रहा होगा, भारत के कानून बनाने में सक्रिय रह रहा होगा। तो साथियों विधायक का मतलब किससे होता है? राज्य से, है ना, जो विधानमंडल होता है। लेकिन जो सांसद होता है ना, वो साथियों सांसद होता है इस लोकसभा के अंदर बैठने वाला व्यक्ति। ऐसे समझो साथियों कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये वाराणसी से क्या है साथियों? ये वाराणसी से सांसद ही तो हैं। ये वाराणसी से सांसद ही तो हैं। भाई कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए चुनाव नहीं लड़ता। पहले कोई व्यक्ति जब चुनाव लड़ेगा तो साथियों लोकसभा के लिए चुनाव लड़ेगा, और लोकसभा के लिए अगर वो चुनाव जीत गया तो क्या कहलाएगा? वो सांसद कहलाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से सांसद हैं। अब इसी तरह से साथियों बहुत सारे लोग चुन चुन कर आ गए लोकसभा के अंदर, चुन चुन के लोकसभा के अंदर आ गए। अब लोकसभा के अंदर जो भी बहुमत दल की पार्टी होगी, मतलब जिसे सबसे ज्यादा सीट मिली होंगी ना, राष्ट्रपति पूछेंगे हाँ भी बताओ अपनी तरफ से प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हो, तो वो एक व्यक्ति को अपनी तरफ से पार्टी क्या कर देगी साथियों? सांसद के लिए नॉमिनेट कर देगी कि हम तो इस सांसद को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और उस व्यक्ति को साथियों क्या बना दिया जाएगा? यहां पर साथियों प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन उसने चुनाव किसका लड़ा था? उसने लोकसभा में आने का चुनाव लड़ा था, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ा। जो बहुमत दल की पार्टी होगी वह अपने आप में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब इसमें क्या होगा? इसमें साथियों बहुत सारे सांसद आए, तो सांसद जब आएंगे तो सबको मंत्रियों के पद दिए जाएंगे। कोई रेल मंत्री, कोई शिक्षा मंत्री,
कोई ऊर्जा मंत्री, इस तरह से मंत्री बनाए जाएंगे। तो लोकसभा जो होगी साथियों वो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद के साथियों क्या होगी, प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो क्या आप इनमें से कोई अनुच्छेद काट पा रहे हैं? मैंने आपको एक कल ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद है तो बताओ वो ट्रिक क्या थी। मैंने आपसे कहा था बेटा एक बात याद रखना, सरल, याद है कि नहीं याद है, किस किस को याद है? सेक के नीचे मैंने 79, रैक के नीचे साथियों 80 और ले के नीचे 81, यानी कि 80 अनुच्छेद में क्या है, राज्यसभा की बात है। तो एक अनुच्छेद तो आप अच्छी तरह से काट सकते थे कि नहीं काट सकते थे, बोलो हाँ कि ना। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपसे कहूं बाकी के ऑप्शनों के आधार पर ग्रुप डी के लेवल का नहीं है। क्यों? अगर सिर्फ वो ये पूछता कि 75 अनुच्छेद, अगर सिर्फ ये पूछता 75 अनुच्छेद, तो मैं मान लेता कि ये क्वेश्चन साथियों ग्रुप डी के लेवल का है। उसने साथियों क्या पूछा, उसने साथियों यहां पर 75 का 3 पूछा, 75 का साथियों 1 पूछा, 75 का साथियों 2 पूछा। तो इस तरह से उसने ऑप्शन डाले, तो इस आधार पर कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। लेकिन 75 के 3 में यह बात कही गई है कि साथियों जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से साथियों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब 75 में जैसे 1 2 3 सब क्लॉज होते हैं ना, वो भी सत्य ऑप्शन में दे दिए हैं। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन इस आधार पर बन जाता है, काफी क्लोज साथी ऑप्शन के अंदर हो गया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? यानी कि आपको यह बताना होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर सिस्टम। मतलब यमुना नदी जो आपकी बहती है, जो यमुना, जैसे मान लो साथियों ये है आपकी गंगा, ध्यान से सुनना, ये आपकी कौन सी होगी, ये साथियों आपकी गंगा होगी, है ना, ये गंगा होगी। अब गंगा नदी जो है, जो गंगा नदी जो है वो साथियों बहती हुई जाती है, इस तरह से बहती हुई जाती है। और यहीं पर साथियों इसमें यूपी में आपका क्या मिल जाता है, प्रयागराज, जो कुंभ लग रहा है आजकल यही तो लग रहा है। तो इधर से एक नदी आती है, इधर से एक नदी आती है, और वो नदी आके यहां पर इसमें मिल जाती है। दरअसल ये जो गंगा है ना, इसमें जो नदी मिली है ना, इस नदी का नाम था यमुना। क्या है? इस नदी का नाम है यमुना। गंगा और यमुना का जो मिलन हो रहा है ना, वो हो रहा है सत्यो प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद के अंदर। कहां पर? प्रयागराज में सत्यो गंगा और यमुना मिल रही है। तो यहीं पर क्या है, इसी को सत्यो कह दिया जाता है संगम। क्या कह दिया जाता है? संगम। मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती भी मानी जाती है कि तीसरी नदी यहां पर सरस्वती मिलती है। अब इसने कहा कि दोस्तों जो आपकी ये वाली नदी है यमुना, इस यमुना की सहायक नदियों के क्या नाम है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, ये सब किसकी नदियां हैं? मतलब सहायक नदी है आपकी यमुना नदी की। यमुना नदी में बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, और यमुना नदी खुद किस में मिल जाती है? तो यमुना नदी खुद गंगा में मिल जाती है। तो एक क्वेश्चन तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये आपसे कभी पूछ लूं कि महोदय गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आप आंसर क्या दोगे? मैंने क्या पूछा? गंगा की सबसे लंबी साथियों आपको सहायक नदी बतानी होगी। तो आंसर ध्यान रखना कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी साथियों यमुना ही रहती है। क्या है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी साथियों यमुना ही है। देखो इसमें कितनी नदियां मिली यमुना में, और फिर यमुना आके खुद कहां पे मिल गई? गंगा में मिल गई। बात समझ में आ गया? हाँ बोले सर, अच्छे से समझ में आ गया। अब सुनो, इसमें साथियों अगर हम देखें तो पहले हम ये देख लेते हैं कि यमुना की सहायक नदी है कौन कौन सी। क्या देख लेते हैं? यमुना की सहायक नदी है कौन कौन सी। देखो साथियों एक नदी है यमुना की जिसे आप चंबल के नाम से जानते हो, घड़ियाल पाए जाते हैं इसको, है ना, इस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, चंबल यमुना की सहायक नदी होती है। एक नदी है साथियों आपकी सेंगर, कौन सी? सेंगर नदी साथियों छोटी नदी है, लेकिन याद रखेंगे यमुना की सहायक नदी होती है। और साथियों इसके अलावा बेतवा, सिंध, छोटी सिंध है, ठीक है, छोटी सिंध, बेतवा, केन, हिंडन। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इसे आप ऐसे ही लिखिएगा, छोटी सिंध, है ना, छोटी सिंध। एक तो सिंधु हो गई, एक तो सिंधु हो गई। यहां पर ये साथियों बात सिंधु की नहीं कर रहा, सिंधु नदी तो वो होगी साथियों जो ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में बहती है, ये है छोटी सिंध। तो अगर हम देखें तो साथियों इसने कहा है कि कौन सी सहायक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखो साथियों चिनाब क्या है? चिनाब तो है ही नहीं। यहां पर देखो हिंडन आपको दिख रही है, चंबल आपको दिख रही है, छोटी सिंध भी दिख रही है। इसको सिंधु मत पढ़ लेना, ये साथियों सिंध है। क्या है? ये आपकी सिंध नदी है। तो साथियों चिनाब नदी जो है, ये चिनाब नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। चिनाब नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। और दोस्तों आपको बताना
बताना चाहूंगा कि 1376 किलोमीटर इसकी क्या होती है, 1376 किलोमीटर साथियों इसकी यमुना की लंबाई होती है। अगर कभी पूछ ले कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई साथियों 2525 किलोमीटर, कितना, 2525 किलोमीटर इस गंगा की लंबाई होती है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपसे मुलाकात कर ले कि ये बताओ कि साथियों जो यमुना नदी है इसके किनारे बसे हुए कौन कौन से शहर हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो सबसे पहले यमुना नदी के किनारे बसा हुआ सबसे प्रमुख शहर कौन सा है, दिल्ली। क्या है, दिल्ली। दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। तभी तो कहा योगी जी ने दिल्ली के अंदर जाकर कि मैं अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलके, मैं कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलके मैं कुंभ में नहा के आया हूं, कुंभ में डुबकी लगा के आया हूं, क्योंकि भाई मेरे यूपी में आता है कुंभ। केजरीवाल जी क्या करें, अपनी यमुना में डुबकी लगा के दिखाएं, क्योंकि तो जब यमुना यहां से निकलती है ना तो यहां पर बहुत प्रदूषित है। यमुना मतलब ऐसे समझो एकदम काला पानी, आप उससे कह ही नहीं सकते। एसएससी सीजीएल ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ कि खुला नाला किस नदी को कहा जाता है, जरा बताना। एसएससी का क्वेश्चन है, खुला नाला किस नदी को कहा जाता है। तो साथियों ये यमुना नदी को ही आप खुला नाला कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के ही किनारे है। दिल्ली के अलावा साथियों और कौन कौन से शहर है इसके किनारे, आपका आगरा इसके किनारे हो जाएगा, इटावा आपका पड़ता है, इटावा हो जाएगा। साथियों एक शहर पड़ता है कालपी, तो कालपी भी ये यमुना नदी के किनारे हो जाएगा, कालपी यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। हमीरपुर, हमीरपुर किसके किनारे है, तो हमीरपुर भी साथियों ये आपका यमुना के किनारे हो जाएगा। और प्रयाग तो आपका है ही है। ये सभी शहर साथियों यमुना नदी के किनारे होते हैं। कोई डाउट तो नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक नदी है यमुना, एक नदी है गंगा। यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर, गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। यमुना यहां से चलती है, आगे चल के एक नदी में मिल जाती है, और उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम ही है गंगा। कहते हैं कि इसमें एक तीसरी नदी भी आके मिल रही है जिसका नाम है सरस्वती। ये कहां पर मिलती है, प्रयाग में मिलती है, संगम में लगता है, यहीं पर कुंभ लग रहा है। मैंने आपसे कहा कि चंबल की सहायक नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, छोटी सिंध, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी है। दिल्ली, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयागराज ये सभी शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। खुला नाला यमुना को कहा जाता है, एसएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। चिनाब जो है वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बहेगी, सतलुज यमुना की सहायक नदी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेगा, हमने बहुत डिस्कस कर लिया। चलो क्वेश्चन जल्दी से आंसर लगाओ। दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या होगा, प्रश्न का आंसर कह रहा है 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी टीपीपी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। दोस्तों इसी को अब क्या देते हैं आप, 20 सूत्रीय, क्या कह देते हैं इसको, इसी को साथियों आप आजकल 20 सूत्रीय मांग कह देते हैं, या 20 सूत्रीय मांग मतलब क्या है, मैं आपको एक बार अपनी भाषा में समझाता हूं। सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये किया कि दोस्तों भारत के अंदर गरीबी को खत्म करने के लिए, है ना, गरीबी को खत्म करने के लिए, भारत के अंदर साथियों उत्पादन को बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने साथियों 20 बातें लिखी। क्या लिखी, 20 बातें, मतलब 20 बातें। तो इसी को कह दिया गया साथियों 20 पॉइंट प्रोग्राम, यानी कि इसे आप टीपीपी के नाम से जानते हैं कि 20 पॉइंट प्रोग्राम कह दिया गया। 20 ऐसी बातें जिनसे साथियों गरीबी को खत्म किया जाए, उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए, रोजगार दिया जाए, ये सब बातों को ही कह दिया गया साथियों 20 पॉइंट प्रोग्राम की भारत का विकास कैसे होगा। और ये 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है ये साथियों जो शुरू किया गया, ये आपका 1975 में शुरू किया गया था। कब, 1975 में इसे शुरू किया गया था। बात समझ में आ गई। ये क्लास इनफ नहीं है, किस चीज के लिए बेटा, किस चीज के लिए बात कर रहा हूं। साथियों निशान गांधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, कौन सा, निशान गांधी उत्सव निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। जल्दी से एक बार फटाफट से कमेंट कर दो। ऑप्शन में आपके सामने दिए गए हैं केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक और गोवा। तो साथियों निशान गांधी उत्सव भारत के किस राज्य के अंदर मनाया जाएगा, ये साथियों केरला का एक उत्सव रहता है। केरला के अंदर साथियों और भी बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे आप जानते हैं साथियों विशु एक उत्सव है जो केरला के अंदर साथियों मनाया जाता है। अगर हम बात करें साथियों, आपने एक सुना होगा त्योहार मनाया जाता है, इसे आप ओणम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ये ओणम के नाम से जानते हैं। एक होता है साथियों बेटा अट्टू, ये भी केरल का ही रहने वाला है। क्या नाम है इसका, इसको आप कहते हो बेटा अट्टू, बेटा अट्टू। ये साथियों किसका है, ये केरल का ही उत्सव रहने वाला है। एक है साथियों यहाँ पर मकर
बिलाक्कू, मकर बिलाक्कू, ये उत्सव भी आपका केरल का है। इस सब उत्सव केरल के हैं और ओणम साथियों दक्षिण भारत के कई राज्यों के अंदर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय नीति साथियों किसकी नीति है, मतलब राजकोषीय नीति जो होता है वो दरअसल साथियों किससे संबंधित है, तो ये जान लो कर से संबंधित है। किससे साथियों, ये दरअसल साथियों टैक्स से संबंधित है। किससे, टैक्स से संबंधित है। तो कह रहा है साथियों कि राजकोषीय नीति जो है वो किससे संबंधित है, सरकार से, नाबार्ड से, आरबीआई से, सरकार और आरबीआई दोनों से। तो राजकोषीय नीति जो होती है साथियों कर से, टैक्स से संबंधित होती है। तो साथियों टैक्स का काम क्या नाबार्ड का है, बोले नहीं। आरबीआई का है, बोले नहीं। साथियों भारत सरकार और आरबीआई का दोनों का नहीं। तो साथियों किसका हो जाएगा, सरकार से संबंधित रहने वाली है। किससे, सरकार से संबंधित रहने वाली है। नाबार्ड मत लगा देना बेटा, राइट आंसर क्या होगा ए। नाबार्ड तो एक बैंक की तरह एक वित्तीय संस्था हो जाएगा, ठीक है। तो राजकोषीय नीति, वित्तीय नीति, राजकोषीय घाटा, ये सब किसके साथ, तो सरकार की नीतियां रहती हैं। कह रहा है साथियों आपको कि बताइएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य के अंदर अवस्थित है। भारत की खारे पानी की झील सबसे बड़ी किस राज्य के अंदर अवस्थित रहती है। अगर हम देखें और बात करें और समझें तो आप एक बात तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि साथियों भारत के अंदर एक लेक पाई जाती है जिसका नाम है चिल्का। क्या नाम है, चिल्का। चिल्का कहां पर है, तो चिल्का जो है वैसे तो हम बात करें साथियों एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की नदियों में आती है। किसमें, एशिया की बड़ी नदियों में साथियों ये आती है। अगर हम बात करें एक साथियों खारे पानी की लेक और भी है, जिसे आप सांभर लेक के नाम से जानते हैं। ये कहां पर है, ये साथियों आपकी राजस्थान के अंदर है। कहां पर, ये आपकी राजस्थान के अंदर है। तो चिल्का कहां पर है, तो चिल्का साथियों कहां पर हो जाएगी, ये आपके उड़ीसा के अंदर हो जाएगी। कहां पर, उड़ीसा के अंदर हो जाएगी। और यहीं पर आपको इस चिल्का के किनारे भुवनेश्वर में आपको चिल्का नदी के किनारे आपको नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्शन में हमें साथियों उड़ीसा दिखाई दे रहा है, इसलिए साथियों हम इस प्रश्न का आंसर क्या लगाएंगे, उड़ीसा लगाने का काम करेंगे। बात समझ में आ जानी चाहिए, उड़ीसा लगाएंगे, क्या है, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो भारत के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी उनमें साथियों कौन कौन से पार्ट हुआ करते थे, कौन कौन से हिस्से हुआ करते थे। देखो, अगर हम बात करें जिला पंचायत की, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात करें, अगर हम पंचायत समिति की बात करें, अगर हम साथियों नगर निगम की बात करें और ग्राम निगम की बात करें और ग्राम पंचायत की बात करें, तो दोस्तों आपने यहां पर जो पढ़ा होगा साथियों, आपने नगर निगम तो पढ़ा होगा लेकिन ग्राम निगम कहीं नहीं पढ़ा होगा। नगर निगम तो पढ़ा होगा, ग्राम निगम नहीं पढ़ा होगा। और इसने पूछा ही क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो साथियों ग्राम निगम थोड़ी होता है कोई, नगर निगम तो होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लगाओ फिर अगला क्वेश्चन जल्दी से। सी, बहुत बढ़िया। ममता ने सही आंसर दिया, गौरव ने सही आंसर दिया, शिवानी, विनीता, मैं तो कमेंट भी नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत तेजी से चलते, बाकी कमेंटों पर थोड़ा हम कम ही ध्यान देते हैं। चलो आ जाओ। इसका नाम मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित एक सत्य कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति हुआ करती थी। मतलब उसे कब स्थापित किया गया था। दोस्तों सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर हम देखें तो ये बात हुआ करती थी 1950 की। 1950 में सत्य स्थापित किया गया। अगर हम बात करें तो आप ये जानिएगा साथियों एक समय हुआ करता था 1979 का। कब, 1979 का, जब मदर टेरेसा को पता है क्या मिला था, इनको सत्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1979 के अंदर मिला। इसके एक साल के बाद ही यानी कि 1980 में साथियों 1980 में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। क्या दिया गया था, इनको साथियों भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था। और साथियों फिर आगे चल के 1997 में क्या हो गई, इनकी साथियों मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से हाँ और ना में साथियों आंसर करो। बात समझ में आई कि नहीं आई। चले आगे। तो ये साथियों अगर हम देखें तो साथियों 1979 नोबल, 1980 में साथियों क्या मिला इनको, यहां पर साथियों भारत रत्न, और इनकी 1997 में इनकी मृत्यु हो गई। सर मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के द्वारा कहां पर स्थापित किया गया था, तो ये साथियों आपका कलकत्ता के अंदर, कहां पर, कलकत्ता के अंदर पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित करने का
काम 1950 में किया गया था। निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है, यानी कि साथियों कौन से एक ऐसे है जो ओजोन परत को पतला कर रहा है, उसको कमजोर कर रहा है, कौन सा एक कारण नहीं है। ठीक है, इस बात को देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन तो वैसे आप देखते ही इसका लगा ही पाओगे। कह रहा है कि सुनामी, कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनी किरणों का आना, प्रतिरक्षा तंत्र का साथियों कमजोर होना, त्वचा कैंसर। दोस्तों हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा साथियों वायु की परतें हैं, उसमें एक परत होती है समताप मंडल। उस समताप मंडल के अंदर एक परत पाई जाती है जो कि साथियों ओजोन परत के नाम से आप इसे जानते हैं। सर ये क्या करती है कि ऊपर से जो भी सूर्य की साथियों हानिकारक किरणें आती हैं ना, उन हानिकारक किरणों को साथियों रोकती है पृथ्वी पर आने से। अगर वो हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो हमें स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर जैसे रोगों से हमें सामना करना पड़ेगा। तो ओजोन परत हमारे लिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। कह उसके क्षरण का परिणाम नहीं है। आप बताओ साथियों सुनामी से क्या कुछ ओजोन पर फर्क पड़ेगा? सुनामी का क्या ओजोन पर, सुनामी से कुछ फर्क पड़ेगा? सुनामी तो समुद्र में आती है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहने चाहिए। बाकी सब तो यहां पर ओजोन से जुड़ी हुई थॉट रहने वाले हैं। कौन सा भौगोलिक विभाजन सिंधु ब्रह्मपुत्र, हाँ इसको साथियों अभी इसको लेते हैं नीचे, पहले साथियों एक बढ़िया सा क्वेश्चन लगाते हैं यहां से। हाँ चल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऐतराय उपनिषद डैश के ऐतराय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? सबसे पुराना सत्य उपनिषद माना जाता है। किसको सत्य? ऐतराय उपनिषद को। किसको? ऐतराय उपनिषद को सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। आप जानिएगा कि सत्य जो आपका ऋग्वेद है, क्या है आपका ऋग्वेद जो है, ये ऋग्वेद के अंदर साथियों चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऋग्वेद के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय में देखने के लिए मिलेगा। और ऐतराय सबसे पुराने उपनिषदों में आता है। और हमारे वेद कितने हैं जरा बताना, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या होती है साथियों 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अगर मैं आपसे कहूं कि वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, अगर मैं आपसे कहूं कि वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों 1 हो जाएगा। अच्छा मैंने कहा वेद 4 हैं। अगर मैं आपसे कहूं साथियों वेदांगों की संख्या कितनी है, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा वेदांगों की संख्या कितनी रहने वाली है। बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो आपकी बीड़ी बनती है ना सुट्टा मार है तेरे अखियों का वार जैसे, तो वो सुट्टा मार वो वाली बीड़ी की बात कर रहा है। समझ गए होगा ना कौन सी वाली बीड़ी की बात कर रहा है। बीड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये ग्रुप डी के अंदर पूछा गया भैया, 23 अगस्त 2022 को पूछा गया। अब पूछा गया तो बताना पड़ेगा। अब ये मत कहना सर हमारा बीड़ी से, सिगरेट से कोई मतलब नहीं है। बेटा मतलब तो तुम्हारा किसी किसी से नहीं है, मतलब तो तुम्हारा उनसे भी नहीं था कभी, लेकिन मतलब की बातें तो तुम्हें करनी बहुत आती है। कह रहा है कि साथियों शाहबलूत के पत्ते, इमली के, अब भैया इमली के पत्ते अगर भैया बीड़ी में लगाएंगे तो कैसा खट्टा खट्टा एकदम से क्या जाएगा, मुंह में पानी आया ना, तो समझो साथियों खट्टा खट्टा धुआं अंदर जाएगा। तो इमली के पत्ते तो नहीं लगाओ। अब नारियल के पत्ते, अब बीड़ी, नारियल का पेड़ ही उतना ऊंचा होता है, सोचो वो तो तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, कैसे लेके आओगे नारियल के पत्ते? तेंदू के पत्ते। दरअसल साथियों जो बीड़ी में प्रयोग किया जाता है वो तेंदू के पत्ते होते हैं। किसके होते हैं? वो तेंदू के पत्ते होते हैं दोस्तों, जो बीड़ी के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हाँ कह रहा सकते ईस्टर टोकरा, जो ईस्टर टोकरा है ये किस धर्म से संबंध रखता है? अच्छा कल भी हमने एक ऐसा टर्म पढ़ा था कि किस धर्म से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर साथियों ग्रुप डी के अंदर आ रहे हैं, तो ये हमें करने पड़ेंगे। साथियों अगर हम बात करें तो आपका साथियों एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस पिछले वाले प्रश्न में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साथियों तेंदू के पत्ते, मतलब तेंदू का पौधा सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर पाया जाता है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा किस राज्य में ये पाया जाता है, सबसे ज्यादा मतलब अग्रणी राज्य कौन सा है ना? तो ये भी आपसे कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एमपी के अंदर, किसके अंदर? एमपी के अंदर सबसे ज्यादा साथियों तेंदू के पत्ते या तेंदू का पौधा पाया जाता है। अगर हम देखें साथियों ईस्टर का धर्म का संबंध किससे है, तो ईस्टर धर्म का संबंध किससे हो जाएगा? तो ईसाई धर्म से। किससे? ईसाई धर्म से इसका संबंध हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं एक बार फटाफट से। दोस्तों आपको पता है आज तक ये जो क्वेश्चन पूछा जाता था, ये आपकी स्क्रीन पर जो है ये 2 तरह से पूछा जाता था। या तो पूछा जाता था कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, या पूछा जाता था कि भोपाल गैस त्रासदी के अंदर कौन सी गैस का रिसाव हुआ। 2 ही तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था। आज ये नए तरह से क्वेश्चन पूछ लिया है। कह रहा है कि साथियों मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पूछा गया, पहले ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इंपोर्टेंट क्या था
कि कब हुई और गैस कौन सी थी। इसने क्या पूछा है कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष, जो कंपनी थी ना, उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। आप ऐसे समझो सिंपल सी भाषा में कि भोपाल के अंदर साथियों ये जो आपकी यूनियन कार्बाइड एक कंपनी हुआ करती थी, तो वहां पर क्या हुआ साथियों, एक मतलब केमिकल का रिसाव हुआ। केमिकल के रिसाव से साथियों एक गैस का रिसाव हुआ, और जब गैस का रिसाव हुआ तो गैस पूरे के पूरे साथियों वातावरण में फैलने लगी। अब फैलते फैलते क्या हो गई, फैलते फैलते साथियों वो बहुत लंबे क्षेत्र में फैल गई। ऐसा नहीं था कि इन अधिकारियों को नहीं पता था ये जहरीली गैस है, इनको पता था, लेकिन साथियों जब तक इन्हें पता चलता, जब तक सारा खेल हो चुका था। तो यहां पर साथियों जब ये गैस रिसाव हुआ इस गैस का, तो इससे क्या हुआ, पूरे क्षेत्र में फैली, और सुबह तक साथियों क्या हुआ कि वहां पर जितने भी लोग थे, ऐसा नहीं कि 1-2 किलोमीटर, 20-20, 25-25 किलोमीटर तक सब खत्म, सोए तो सोते ही रह गए। ठीक है, तो ये बात कब की हुआ करती थी, तो ये साथियों आपकी बात हुआ करती थी, अगर मैं आपको बताऊं तो साथियों 2 और 3 दिसंबर, क्योंकि रात की बात थी, 2-3 दिसंबर की बात हुआ करती थी साथियों। और डेट आपको पूछ लेता है तो 1984 की बात हुआ करती थी। अच्छा, दूसरी बात ये जानो कि साथियों यूक्रेन एक देश पड़ता है, आजकल आपने सुना होगा यूक्रेन। इस यूक्रेन के अंदर एक शहर है साथियों, जिसको आप साथियों चेर्नोबिल के नाम से जानते हो। किसके नाम से? चेर्नोबिल के नाम से जानते हो, चेर्नोबिल। इस चेर्नोबिल के अंदर भी साथियों एक ऐसी ही घटना हुई थी। ये कब हुई थी साथियों? 1986 के अंदर हुई थी। क्या हुई थी? 1986 के अंदर हुई थी। जो भोपाल गैस त्रासदी में साथियों जो गैस का रिसाव हुआ था ना, उसको आप अक्सर साथियों MIC के नाम से जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं, MIC के नाम से जानते हैं। ये साथियों गैस हुआ करती थी जो यहां पर रिसी थी। क्या थी? ये गैस थी साथियों जो यहां पर रिसी थी, MIC के नाम से जानते हैं। 1984 का ये मामला है। लेकिन यूक्रेन में भी एक ऐसा मामला हुआ जो चेर्नोबिल शहर में हुआ था। वो कब हुआ था? 1986 के अंदर हुआ था। यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो इस समय साथियों यहां पर एंडरसन हुआ करते थे। कौन? वॉरेन एंडरसन इस समय इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी कुछ आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, एक बात बताओ, जो आपका सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर को लीक है कि नहीं है, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, पहले ये बताओ। खाना बनाने वाला सिलेंडर, और उसके अंदर लीक है या नहीं है, इस बात की जांच करने के लिए कौन सी गैस साथियों उसमें प्रयोग की जाती है, फटाफट से एक बार कमेंट कर दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ साथियों, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश का जब संविधान बनाने की बात आई, जब हमारे देश को संविधान बनाने की बात आई, तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनको आप डॉक्टर BR अंबेडकर जी के नाम से जानते हो। क्या नाम था? BR अंबेडकर जी हुआ करते थे। और BR अंबेडकर जी एक बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन थे। इनको बहुत सारी नॉलेज थी साथियों, है ना। इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने साथियों लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा। कितने? 60 देशों के संविधान को पढ़ा, वहां से कुछ फैक्ट निकाले, देखा कि हमारे संविधान के अंदर कौन सी चीज फिट हो सकती है, कौन सी चीज हमारे लिए साथियों जरूरी है, इस बात का अनुभव किया। और फिर साथियों जाके लगभग 10 देशों से, कितने देशों से साथियों? लगभग 10 देशों से साथियों क्या किया इन्होंने? 10 देशों से साथियों अपना एक डाटा उठाया। मतलब कहने के लिए हमको संविधान बनाना है ना, तो संविधान बनाना है तो भैया निश्चित सी बात है कुछ देशों का संविधान तो पढ़ना पड़ेगा। अब जिस देश से हमें जो चीज अच्छी लगेगी, उस देश की साथियों उस चीज को हम अपनी तो किस में डाल देंगे? अपने संविधान में डाल देंगे। तो ऐसी व्यवस्था साथियों इनके द्वारा की गई थी। 60 देशों को पढ़ा था, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट कितने देशों से लिया? तो हमने साथियों जो कॉन्सेप्ट लिया वो 10 देशों से लिया था। कितने देशों से? वो साथियों 10 देशों से यहां पर कॉन्सेप्ट लेने का काम किया था। समझ पाए? 10 देशों से साथियों कॉन्सेप्ट लेने का काम किया था। इसमें साथियों क्या हो सकता है? जैसे साथियों अमेरिका से हमने कुछ चीजें ली थी। किससे? अमेरिका से हमने कुछ चीजें ली थी। हमने ब्रिटेन से भी ली थी, जो ब्रिटेन है जिसका शासन था हम पे, उससे ली थी। हमने आयरलैंड से भी ली थी, आयरलैंड। हमने साथियों फ्रांस और जर्मनी का भी यूज किया था। फ्रांस और जर्मनी के संविधान से कुछ कॉन्सेप्टों को लिया था। मैं जब पढ़ाऊंगा ना, इन सब बातों पर वार्ता करूंगा। BR अम्बेडकर पर आरोप लगा, जैसे संविधान बन गया ना,
तो बी आर अम्बेडकर पर आरोप लगाया देश के लोगों ने, अरे तुमने क्या बनाया है, तुमने तो मतलब दूसरे देशों का संविधान कॉपी करके अपने देश में जोड़ लिया। तो बी आर अम्बेडकर ने लास्ट के दिन साथियों फिर एक स्पीच भाषण दी थी, बहुत जबरदस्त है ना, बहुत जबरदस्त, अराजकता का भाषण उसे कहते हैं। उन्होंने बताया कि एक बात बताओ भाई साहब, हमने 60 देशों का संविधान पढ़ा, लगभग 10 देशों के संविधान से हमने कुछ चीजें कॉपी कर ली, हमने कुछ चीजें ले ली, तो ये कॉपी करना क्या हो गया? आप बताओ दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा देश है जिसने अपना ही संविधान बनाया, किसी का संविधान नहीं पढ़ा? भाई सबने कहीं ना कहीं से कुछ चीजें अच्छी लगी तो वो अपने संविधान में जोड़ ली है उसके आधार पर, ऐसा कहा। तो जर्मनी, फ्रांस हो गया। इसके अलावा साथियों दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन सबसे इंपोर्टेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से। हमने साथियों कनाडा और आयरलैंड से भी लिया, आयरलैंड लिख दिया। हमने साथियों कनाडा से भी यहाँ पर कुछ चीजें ली थी, कनाडा से भी ली थी, और जापान से भी साथियों कुछ चीजों को हमने जोड़ने का काम किया था। तो 10 देशों के संविधान से साथियों लगभग हमने कुछ चीजों को लिया था, लेकिन पढ़ा बहुत था हमने। हाँ चलो, हाँ दोस्तों आप ये जानो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है? दोस्तों जो हमारा ये प्यारा प्यारा सा भारत है, ये जो हमारा सबसे प्यारा प्यारा सा भारत है, ये जो हमारा प्यारा प्यारा सा भारत है, इस भारत के अगर आप इस क्षेत्र में देखोगे, कौन से वाले में, तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में देखोगे, इस दक्षिण भारत के क्षेत्र में देखोगे तो यहां पर जो भाषा बोली जाती है, चाहे सब आप तमिल भाषा की बात करो, तेलुगु भाषा की बात करो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मलयालम, कन्नड़ कहां पर बोली जाती है? कर्नाटक में, कन्नड़। ये सब भाषाएं जो है ना, ये भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। मतलब दक्षिण भारत की ऐसी भाषाएं जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं उनको द्रविड़ परिवार की भाषा हम कह देते हैं। तो क्या साथियों संस्कृत इसके अंदर आएगी? क्या संस्कृत इसके अंदर आएगी? तो कहेंगे सर संस्कृत कभी नहीं आएगी। तो साथियों इसने यही पूछा था कि कौन सा हिस्सा नहीं है, तो कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, ये सब द्रविड़ परिवार का हिस्सा है, लेकिन संस्कृत तो नहीं है। भाई दक्षिण भारत में कहां संस्कृत बोली जाती है? आप बताओ मुझे, नहीं बोली जाती ना, तो फिर संस्कृत साथियों द्रविड़ परिवार का हिस्सा नहीं है। ये भाषाएं आती हैं साथियों लगभग द्रविड़ परिवार के अंदर। हाँ कह रहा साथियों ये बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? यानी कि वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत रहने वाला है। जल्दी से एक बार कमेंट करो। मराठी कैसे आ जाएगी बेटा? मराठी नहीं आएगी। एक बार मैं आपके कमेंटों को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं जिससे कि मुझे भी दिखता रहे। बेटा एक बार ये वीडियो कर देना, लाइक वाइक कर दिया करो, कैसे हल्के से पड़ जाते हो। मोहब्बत में ये कमी आएगी क्या? ये लाइक सब्सक्राइब वगैरह चैनल एक बार दबा दिया करो यार बटन को, इसको लाइक वाले को। जितने बच्चे देखते हो उससे भी कम लाइक करके तुम रखते हो। ये मोहब्बत है क्या तुम्हारी? है उसने तो कहा हर बात को कहना इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। अब आओ इधर बात को समझो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अगर हम देखें साथियों तो कह रहे साथियों ज्वालामुखी विस्फोट। हाँ देखो अब इसने कहा प्राकृतिक स्रोत है, मतलब जो प्रकृति के द्वारा अपने आप हो जाए वही तो होगा। तो ऊर्जा संयंत्र साथियों, लकड़ी का जलना, क्या लकड़ी अपने आप जल जाएगी? है वाहनों के निकलने वाला धुआं, क्या वाहन अपने आप बन गए और अपने आप चल गए? भाई हमें नेचुरल सोर्स बताना है, प्राकृतिक स्रोत। तो दोस्तों ज्वालामुखी कोई ऐसा है तुम में से बम लगा के फाड़े, भाई वो तो नेचुरली होगी ना। तो नेचुरल सोर्स पूछा है तो तब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? थोड़ा समझा करो क्वेश्चन को बेटा, ठीक है। हाँ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक साथियों कहां पर अवस्थित है? यानी कि नेशनल वार मेमोरियल साथियों किस जगह पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट करो। आपसे अगर मैं पूछूं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, क्या मैंने पूछा? मैंने सिर्फ इतना पूछा कि दोस्तों ये बताओ जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया। ये कहां पर अवस्थित है? तो कितने बच्चे कहेंगे सर दिल्ली के अंदर है? कितने बच्चे कहेंगे सर दिल्ली के अंदर है? बोलो हाँ कि ना। चलो तो अगर आपसे मैं पूछूं कि दोस्तों ये गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, तो ध्यान रखना ये साथियों आपका मुंबई के अंदर है, दिल्ली के अंदर नहीं है। सर दिल्ली के अंदर क्या है? अगर मैं सिर्फ इंडिया गेट पूछता तो दिल्ली में हो जाता। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? तो मुंबई के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात, अभी साथियों जल्दी में हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि सरकार ने साथियों उन लोगों के लिए जो
युद्ध वगैरह में साथियों शहीद हुए, तो उनके लिए साथियों क्या बनाया, एक नेशनल वार मेमोरियल बनाया है, और ये कहां पर, इंडिया गेट के ही पास साथियों दिल्ली के अंदर बनाया गया। वही क्वेश्चन को साथियों पूछ रहा है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? हाँ भाई, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, तो क्या इसके अंदर गोदावरी आंसर हो सकता है? बोलो हाँ कि ना। भाई गोदावरी का हिमालय की नदी रहने वाली है क्या? तो गोदावरी तो नहीं रहेगा सर। अगर कहें सब तो सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन साथियों 23 तारीख की शिफ्ट में सेम पूछा गया। देखो सिर्फ थोड़ा सा तो बदल रहा है, यहां से आगे का ही बदलता है। देखो कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों एक बात छोटी सी मैं आपको बताऊं, प्रश्न पढ़ते समय यहां पर बहुत गलती होती है। जब हम जल्दी में से पढ़ के आओगे ना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ऐसे पढ़ जाओगे। इसलिए इस नहीं पर विशेष ध्यान दिया करो। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत करा देता है, छोटी सी मिस्टेक है और बहुत खतरनाक लेवल पर गलती होती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है, कौन बताएगा मेरा लाल? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी में साथियों सबसे महत्वपूर्ण दिवांग, कौन सी? दिवांग नदी आती है, काफी फेमस है साथियों। और ब्रह्मपुत्र की साथियों जिया नदी है जो सहायक नदियों में आती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। एक है भरेली, क्या नाम है? भरेली, ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। और सुबनसिरी तो साथियों ऑप्शन में ही है, तो एक हम लिख लेते हैं धनसिरी। तो सुबनसिरी और धनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी और धनसिरी दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएंगी। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है। तिस्ता विवाद भी सुना होगा, तिस्ता नदी विवाद। और तोसी, कौन कौन सी साथियों? तोसी, ये सब साथियों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी होती है। इसने कहा कौन सी नहीं रहने वाली, तो आप बताओ साथियों कौन सी नहीं रहेगी? अगर हम देखें साथियों गंडक नदी जो है, जो गंडक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं हो जाएगी, गंडक नहीं होगी साथियों सहायक नदी। ठीक है, गंडक बताओ किस नदी की सहायक नदी है? सर ग्रुप डी में एक पीडीएफ नहीं आया है आपका, कौन सा वाला नहीं आया बेटा? पीडीएफ बताओ, पीडीएफ की क्या प्रॉब्लम चल रही है? कौन सा पीडीएफ नहीं मिला तुम्हें मेरे लालो? बता दो आज तुम। ऐसा हुआ है कभी कि तुम्हें कभी पीडीएफ ना दिया जाए? हमारी तरफ से तो बेटा 100% दिया जाएगा। बोलो। ग्रुप के लिए साइंस की पीडीएफ क्यों नहीं डालते? साइंस की पीडीएफ बेटा डालते तो हैं। अभी मैं एक बार बात करूंगा, दो ग्रुप है दरअसल, एक नीरज सर का है और एक साइंस मैग्नेट का है। तो साइंस मैग्नेट वाली में शायद हमारी जा रही है और जो नीरज सर वाला है उसमें शायद नीरज सर की जा रही है, ऐसा कुछ साथियों है, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ओके ओके, चलो लव यू सर जी, लव यू मेरे भाई प्रताप। हाँ, कह रहे थे क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, 80 में क्या था हमने सरल से याद कर रखा था, अनुसार भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसकी? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा में साथियों अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 250 हो जाएगी। सबसे इजी क्वेश्चन रहने वाला है, 250 अधिकतम संख्या राज्यसभा के अंदर होती है। चलो ये वाला क्वेश्चन लगाओ कि नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब की गई थी, मतलब किस अनुसूची के अंतर्गत की गई थी, है ना? ये क्वेश्चन मैं आपको क्या दूंगा, एक होमवर्क के लिए दूंगा। और एक बार अगर कोई आपका डाउट है तो फटाफट से साथियों डाउट में ले लेता हूं आपका, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। उससे पहले एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि साथियों ये निर्माण बैच चला है हमारा, जो कहां पर चला है? तो साथियों एप्लीकेशन पर चला है। इसके अंदर साथियों मैं आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस, जिसे आप जीके कहते हो, जीके में आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूं, कंप्लीट जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे। और एक बेस्ट साथियों कंटेंट इसके अंदर डिलीवर करेंगे। आई थिंक 12 तारीख से इसको शुरू कर लेंगे, कुछ वीडियो डाल देंगे। देखो जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी या किसी स्टेट के पुलिस की भी आप तैयारी कर रहे हो, तब आप इस बैच में जुड़ सकते हो। हाँ, ग्रुप डी वाले जुड़ सकते हैं तो ग्रुप डी वाले भी जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम से पहले मैं इसमें कंप्लीट थ्योरी साथियों कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसकी खासियत क्या रहेगी? जैसे कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें रहेगी। तो डेली लाइव क्लास रहेगी, बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो। 2024 के क्वेश्चनों का समावेश, तो एक अपडेटेड चीजें मिलेंगी आपको। तो बायलिंगुअल कंटेंट रहेगा, पीडीएफ एवरी क्लास की साथियों आपको मिलेगी।
टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसके अंदर मिल जाएंगी। तो इसके अंदर साथियों इनरोल आपको करना है तो आप कर सकते हैं, एक अच्छा बैच आपके लिए बनने वाला है। बाकी आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो आप कॉम्बो ले सकते हो, उसमें फिर आपको सबके साथियों सब्जेक्ट मिल जाएंगे इसी प्राइस के अंदर। कैसे लेंगे? एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर जाते आप बैच के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये बैच वगैरह सब कुछ दिख जाते हैं, आप जाके परचेज कर सकते हैं। एक छोटी सी बात। अच्छा, किसी का कोई डाउट है तो एक बार फटाफट से पूछ लो। हाँ, एक वीडियो मैं कल करूंगा आपके लिए ग्रुप डी के लिए, कैसे मतलब इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे टाइम देना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सब कुछ एक कल आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। उसका थंबनेल वगैरह सब कुछ मैंने बनवा लिया है। बिहार पुलिस वाले बिल्कुल ले सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर अगर जीके आता है तो आप मेरी इस क्लास को या मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैं जीके जो पढ़ाता हूँ साथियों, जीके मतलब वो सभी एग्जामों में आती है, ये तो समझने वाली बात होती है। ठीक है, चलिएगा। थैंक यू गुरु जी। ओके ओके ओके, ग्रुप डी के लिए साइंस की पीडीएफ, बेटा पीडीएफ की ही एक डिमांड आ रही है। अच्छा, पीडीएफ 70 MB की होती है तो आई लव फाइल, आई लव पीडीएफ कुछ ऐसे आता है, उस पर जाकर उसको छोटी कर लिया करो, या फिर एक बार मैं बात कर लूंगा, हम करके छोटी डलवा दिया करेंगे। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ममता। ओके थैंक यू, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ क्योंकि आप अच्छा पढ़ते हैं। हाँ चलेगा। तो ये सब आपकी बातें थी, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।